अब हम लोग देखते हैं कि अगर इस पीएन जंक्शन को बाहर से अगर हम लोग एक बैटरी से कनेक्ट कर दें तो क्या होता है। और इस केस में, पहले केस में जिसको फॉरवर्ड बायस कहते हैं, हमने ऐसा कनेक्ट किया है कि जो पी साइड है वो बैटरी के हायर पोटेंशियल वाले साइड से है, पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। तो अगर आप पी साइड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल था, पहले कैसा था, पहले ऐसा था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, तो पी साइड पहले क्या था, नेगेटिव पे था। मान लीजिए कि ये था पहले, इसको कर देते हैं कि भाई तुम थे -10 वोल्ट पे, ये था मान लीजिए कि +8 वोल्ट पे। अब जैसे ही आपने यहाँ पर बैटरी लगाई और बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल पी साइड से हुआ तो ये जो नेगेटिव साइड है इसको थोड़ा सा तो उठा देगा, मतलब इसके पोटेंशियल को उठा देगा ये बैटरी। यानी कि ये जो पी साइड था बैटरी के लगाने से पहले बेचारा ये बिल्कुल गरीब था, लो पोटेंशियल पे था, गया गुजरा प्राणी था ये पी साइड। अब बैटरी उसकी मदद पे आ गया कि लो बेटा मैं तुम्हें कुछ पॉजिटिव पोटेंशियल देता हूँ, मेरे पॉजिटिव टर्मिनल से तुम टच हो जाओ। तो जैसे ही ये पी साइड इसके पॉजिटिव टर्मिनल से टच होगा, उसका पोटेंशियल इसको मिलेगा, तो ये वाला थोड़ा सा ऊपर बढ़ जाएगा। कितना बढ़ेगा, जितना ये फॉरवर्ड वोल्टेज है। तो जब हम लोगों ने फॉरवर्ड बायस कर दिया तो जो देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है, जो कॉन्टैक्ट पोटेंशियल है वो घट जाएगा। कितने से घटेगा, पहले था V0 तो अब ये घट करके हो जाएगा V0 माइनस VF। यहाँ पर इनिशियली था पोटेंशियल V0, अब आपने VF पोटेंशियल इस P साइड को दे दिया तो ये VF पोटेंशियल से P साइड ऊपर उठ गया। तो जो बैरियर है, जो दोनों में डिफरेंस है P साइड और N साइड में, वो V0 माइनस VF के बराबर हो गया। तो बैरियर पोटेंशियल घट गया। बैरियर पोटेंशियल घट गया तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड भी घट जाएगा और साथ ही साथ ये जो डिप्लीशन लेयर है उसका विड्थ भी घट जाएगा। अब डिप्लीशन लेयर के विड्थ और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रिलेशन होता है, एग्जैक्ट फॉर्मूला भी हम लोग डिराइव करते थे, लेकिन इस लेवल पे आपको वो सब कुछ नहीं करना है। सिंपल ये देखना है कि अगर आपने फॉरवर्ड बायस लगाया है तो जो कॉन्टैक्ट पोटेंशियल है, जो बैरियर पोटेंशियल है, वो बैरियर छोटा हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी छोटा हो जाएगा, कम हो जाएगा, और ये जो डिप्लीशन लेयर है उसका विड्थ भी छोटा हो जाएगा। अब ये बैरियर अगर छोटा हो गया ये वाला, तो इस बैरियर के छोटा होने से क्या होगा, ये बैरियर क्या कर रहा था, ये बैरियर डिफ्यूजन को रोकता था, डिफ्यूजन को परेशान करता था। क्योंकि देखिए डिफ्यूजन किधर से किधर होता था, होल का डिफ्यूजन पी साइड से एन साइड हो रहा था, ठीक है। तो अब ये जो बैरियर था वो बोलता था कि भाई तुम रुक जाओ रुक जाओ, अब तुम रुक जाओ, लेकिन जो रोकने वाली शक्ति थी बैरियर पोटेंशियल वो तो थोड़ी सी कम हो गई। ये कम हो गई यानी कि डिफ्यूजन अब ताकतवर हो गया। अब डिफ्यूजन बोलेगा कि अब तो मैं जमकर डिफ्यूजन करूंगा। तो देखिए फॉरवर्ड बायस करने से क्या होगा, जो पार्टिकल फ्लो है तो डिफ्यूजन उसमें थोड़ा सा ज़्यादा होगा, ड्रिफ्ट जितना पहले था उतना अभी रहेगा। तो नेट करंट फ्लो किधर से किधर हो जाएगा, डिफ्यूजन करंट ज़्यादा हो जाएगा, ड्रिफ्ट करंट एज इट इज रह गया, तो नेट करंट फ्लो करेगा फ्रॉम पी साइड टू एन साइड। पी साइड टू एन साइड नेट करंट क्यों फ्लो किया, क्योंकि जो बैरियर है वो बैरियर छोटा हो गया। डिफ्यूजन को कौन रोकता था, यही बैरियर रोकता था। तो इस बैरियर की शक्ति कम गई, इसका पावर घट गया। तो जो डिफ्यूजन है, देखिए डिफ्यूजन को हम लोगों ने ब्लैक लाइन से डिनोट किया है, तो डिफ्यूजन जो है वो ज़्यादा है, ड्रिफ्ट जो है वो कम है। तो डिफ्यूजन करंट देखिए ये ब्लैक वाला और ये ब्लैक वाला ये ज़्यादा हो गया, उल्टे डायरेक्शन में जो ड्रिफ्ट है वो कम है, यानी कि नेट करंट हो गया फ्रॉम पी साइड टू एन साइड। और यहाँ पर एक बात और ध्यान रखिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड भले ही घटा हो, लेकिन हम लोग सेमीकंडक्टर में ये मान कर चलते हैं कि जो ड्रिफ्ट करंट होता है ना, ID या उसको JD जो भी लिखिए, ड्रिफ्ट करंट जो होता है दैट इज़ ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब फॉर्मूले में तो रहता है कि सिग्मा टाइम्स E होता है, लेकिन सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में देखिए क्या होता है, ड्रिफ्ट करंट कहाँ पे फ्लो कर रहा है, इस ट्रांजिशन लेयर में या डिप्लीशन लेयर में है। इसका जो लेंथ होता है वो बहुत ही छोटा होता है, हार्डली 0.01 मिलीमीटर या माइक्रोमीटर टाइप्स होता है। तो कितना ड्रिफ्ट करंट होगा वो इस चीज़ पे उतना डिपेंड नहीं करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना है। जैसे होता है ना कि मान लीजिए कि आपको एक बहुत ही छोटा सा गड्ढा है, डिच है, उसको क्रॉस करना है, मान लीजिए कि बिल्कुल 10 सेंटीमीटर का है, ठीक है, एकदम हल्का सा डिच है, आपको क्रॉस करना है।
तो आप 50 मीटर से रनअप लेकर आ रहे हैं या 5000 मीटर से रनअप लेकर आ रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना। 10 सेंटीमीटर का एक खाई है, एक डिच है, उसको क्रॉस करने के लिए तो सफिशेंट है ही। आप 50 मीटर दौड़ के आइए या बिल्कुल नहीं दौड़िए या 2 सेंटीमीटर दौड़ कर आइए तो भी आप इसको क्रॉस कर जाएंगे। तो ये जो ड्रिफ्ट है वो कहाँ पे हो रहा है? इस डिप्लीशन लेयर में हो रहा है, जिसका विड्थ बहुत ही छोटा है। तो जो ड्रिफ्ट करंट होता है वो इस चीज़ पे उतना डिपेंड नहीं करता है कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर 10 वोल्ट पर मीटर हो तो भी कर जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर 2 वोल्ट पर मीटर हो तो भी करंट तो फ्लो करेगा ही। हाँ, लेकिन ड्रिफ्ट करंट किस पे डिपेंड करेगा कि कितने लोग, कितने इलेक्ट्रॉन्स, कितने होल्स क्रॉस कर रहा है। मान लीजिए कि 10 होल अगर इधर से जा रहा है तो ड्रिफ्ट करंट कुछ होगा, 10 एम्पियर वगैरह होगा। अब यही अगर 10 होल के बदले अगर 100 होल करेगा तो 100 एम्पियर करंट हो जाएगा। तो ड्रिफ्ट करंट जो है, हम लोग ये कहते हैं कि ड्रिफ्ट करंट जो रिवर्स डायरेक्शन में करंट है वो जनरली इस इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड नहीं करता है। वो ज़्यादा डिपेंड करता है कि जो माइनॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशंस हैं वो कितना है। क्योंकि देखिए होल क्या है, इस एन साइड में तो माइनॉरिटी है। ड्रिफ्ट में देखिए इलेक्ट्रॉन किधर से किधर जा रहा है, लेफ़्ट टू राइट, इधर से इधर जा रहा है ना ड्रिफ्ट में। तो इलेक्ट्रॉन पी साइड में माइनॉरिटी में है, होल इधर एन साइड में माइनॉरिटी में है। तो जो ड्रिफ्ट करंट होता है वो जनरली माइनॉरिटी कैरियर्स के कारण होता है। तो जो ड्रिफ्ट करंट है उसका मैग्नीट्यूड कायदे से इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करना चाहिए, लेकिन क्योंकि ये ट्रांजिशन लेयर, डिप्लीशन लेयर बहुत ही छोटा होता है तो वो उस इलेक्ट्रिक फील्ड पर उतना नहीं डिपेंड करके इस बात पर डिपेंड करता है कि कैरियर कंसंट्रेशन कितना है। तो जब फॉरवर्ड बायस होता है तो पार्टिकल फ्लो और करंट का डायरेक्शन ये होता है। पार्टिकल फ्लो में देखिए होल का डिफ्यूजन वो तो पी साइड से एन साइड होना ही है, इलेक्ट्रॉन का डिफ्यूजन एन साइड से पी साइड होना ही है। ये तो डिफ्यूजन तो इलेक्ट्रिक फील्ड और बायस पे डिपेंड करता ही नहीं है, डिफ्यूजन तो सिर्फ और सिर्फ कैरियर के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। ड्रिफ्ट जो है वो भी देखिए होल का ड्रिफ्ट जो है वो राइट टू लेफ्ट होना है और इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट लेफ्ट टू राइट होना है। करंट में जब आइएगा तो डिफ्यूजन करंट लेफ्ट टू राइट होगा और ड्रिफ्ट करंट राइट टू लेफ्ट हो गया। और यहाँ से आप देख सकते हैं इस डायग्राम में देखिए कि जो ब्लैक वाले लाइंस हैं वो है डिफ्यूजन करंट का लाइन, ब्लू वाला लाइन है वो है ड्रिफ्ट करंट का लाइन। तो ब्लैक वाला लाइन डोमिनेट कर रहा है, इट मीन्स अगर फॉरवर्ड बायस हो जाता है तो करंट ड्यू टू डिफ्यूजन ds दिस इज ग्रेटर देन करंट ड्यू टू ड्रिफ्ट। और इसी को कहते हैं कि फॉरवर्ड बायस में इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है? P से N के डायरेक्शन में। और इसीलिए इसको पॉजिटिव करंट भी कहते हैं, क्योंकि किसी भी जंक्शन में P साइड से N साइड जो करंट फ्लो करता है तो उसका कन्वेंशनली हम लोग पॉजिटिव डायरेक्शन लेते हैं उस करंट के डायरेक्शन को। अब एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। डिफ्यूजन करंट इन अ PN जंक्शन इज ग्रेटर देन द ड्रिफ्ट करंट इन मैग्नीट्यूड कब होता है? इफ़ द जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस्ड। देखिए फॉरवर्ड बायस्ड है तो डिफ्यूजन करंट जो है वो ड्रिफ्ट करंट से ज़्यादा हो गया। अब देखते हैं कि रिवर्स बायस में क्या होगा। वही थियरी लगाइए। रिवर्स बायस में ये जो बैरियर है वो और बड़ा हो जाएगा, क्योंकि ये जो P साइड था ये तो बेचारा पहले से ही लो पोटेंशियल पे मरा जा रहा था। अब रिवर्स बायस में आपने क्या किया कि P साइड को नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्ट कर दिया, यानी कि एक तो करेला दूसरा नीम चढ़ा। पहले से ही बेचारा ये नेगेटिव पोटेंशियल पे था, आपने और उसको कुछ नेगेटिव कर दिया, यानी कि पोटेंशियल बैरियर देखिए बढ़ गया। पोटेंशियल बैरियर बढ़ गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ गया तो साथ ही साथ इस डिप्लीशन रीजन का विड्थ बढ़ गया। तो रिवर्स बायस में ये होता है। अब ये पोटेंशियल बैरियर जब बढ़ गया है तो ये तो डिफ्यूजन की बिल्कुल वाट लगा देगा, डिफ्यूजन को एकदम कम कर देगा। क्योंकि ये क्या करता है, ये जो पोटेंशियल बैरियर है वो बैरियर तो यही बोलता है ना कि P साइड में जो होल हो तुम इधर मत आओ, होल को आने से रोकेगा ना, ये तो पॉजिटिव पोटेंशियल है। तो होल को लेफ्ट से राइट जाने से ये रोकेगा, यानी कि डिफ्यूजन को रोकेगा, डिफ्यूजन करंट को दबा देगा, कुचल देगा। तो रिवर्स बायस जब हो जाएगा तो देखिए करंट की क्या दुर्गति होती है। ये जो डिफ्यूजन वाला कंपोनेंट है ना एकदम कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो बढ़ गया, कॉन्टैक्ट पोटेंशियल, बैरियर पोटेंशियल बढ़ गया। तो देखिए डिफ्यूजन करंट घट गया, होल डिफ्यूजन भी घटा, इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन भी घटा। लेकिन ड्रिफ्ट वाला जो है वो उतना ही रहता है, हल्का फुल्का बढ़ेगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ा है। तो रिवर्स बायस होने से क्या होगा, डिफ्यूजन करंट जो है ds
वो घट जाएगा। किससे? ड्रिफ्ट करंट से। यानी कि जैसे ही आपने रिवर्स बायस किया तो ड्रिफ्ट करंट डोमिनेट करने लगा। तो नेट करंट किस डायरेक्शन में होगा? आप देखिए ये करंट वाला डायग्राम देखिए, तो नेट करंट क्या है? लेफ्ट टू राइट जो करंट जा रहा है डिफ्यूजन करंट, वो तो छुटकू सा है। राइट टू लेफ्ट जो करंट जा रहा है वो डोमिनेट कर रहा है। तो राइट से लेफ्ट जो करंट जा रहा है वो डोमिनेट कर रहा है, और वो किसके कारण है? वो है ड्रिफ्ट करंट। और आगे जब हम लोग इस डायोड का आईवी कैरेक्टरिस्टिक और आईवी डायग्राम बनाएंगे तो वहाँ मैं दिखाऊंगा कि ये जो ड्रिफ्ट करंट है ना, उसका मैग्नीट्यूड कम ही रहता है। भले ही ये यहाँ पर डिफ्यूजन से ज़्यादा हो गया है, लेकिन ड्रिफ्ट करंट का मैग्नीट्यूड माइक्रो एम्पियर में ही रहता है। फॉरवर्ड बायस जब हम लोग करते हैं तो जो डिफ्यूजन करंट फ्लो करने लगता है वो मिली एम्पियर्स में होता है, लेकिन यहाँ पर रिवर्स बायस में तो डिफ्यूजन करंट घट गया, बहुत कम हो गया है। ड्रिफ्ट करंट उससे ज़्यादा है, लेकिन ड्रिफ्ट करंट जो है वो ज़्यादा है, लेकिन कितना है? माइक्रो एम्पियर्स में है। डिफ्यूजन करंट जो है वो इससे भी कम होगा रिवर्स बायस में, इसलिए डोमिनेट कर रहा है ड्रिफ्ट करंट। ड्रिफ्ट करंट किधर से किधर है? राइट टू लेफ्ट, नेगेटिव डायरेक्शन में है। देखिए ड्रिफ्ट करंट किस डायरेक्शन में है? राइट टू लेफ्ट, इस डायरेक्शन में है ना। तो इसलिए जब हम लोग आगे आईवी डायग्राम बनाएंगे, करंट वोल्टेज ग्राफ बनाएंगे, तो इस ड्रिफ्ट करंट को, ये वाला जो कंपोनेंट है ना, उसको नेगेटिव साइड में दिखाएंगे, क्योंकि ये करंट देखिए एन साइड से पी साइड जा रहा है, और किसी भी सेमीकंडक्टर जंक्शन में जो करंट एन साइड से पी साइड जाए, इस डायरेक्शन में जाए, वो डायरेक्शन हम लोग नेगेटिव लेते हैं। डिफ्यूजन जो होता है पी साइड से एन साइड, वो पॉजिटिव हो जाता है। ये डिफ्यूजन बेसिकली दबता कैसे है? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो बढ़ गया, बैरियर पोटेंशियल बढ़ गया, तो उसके कारण डिफ्यूजन अपने आप दब जाता है। ड्रिफ्ट तो उतना ही रहता है जितना पहले है, हल्का फुल्का ही बढ़ता है, लेकिन डिफ्यूजन बेचारा कमज़ोर हो जाता है ना। कि मान लीजिए कि दो आदमी कुश्ती कर रहा है, दोनों अभी इनिशियली जब कोई वोल्टेज नहीं था, एक्सटर्नल वोल्टेज, तो दोनों 10-10 पे था। ड्रिफ्ट भी 10 पे है, आजा भाई, ड्रिफ्ट भी 10 पे है, डिफ्यूजन भी 10 पे है। अब जब आपने रिवर्स बायस कर दिया तो बैरियर पोटेंशियल इतना बढ़ गया कि ये डिफ्यूजन 10 से घट करके हो गया 1 पे। तो ये जो ड्रिफ्ट है अब ये डोमिनेट करने लगा, ये शेयर बन गया। अब तीनों केस को हमने एक ही डायग्राम में दिखा दिया है कि इक्विलिब्रियम में क्या होगा, फॉरवर्ड बायस में क्या होगा, रिवर्स बायस में क्या होगा। इक्विलिब्रियम में देखिए बैरियर पोटेंशियल V0 है, फॉरवर्ड बायस में थोड़ा सा घटेगा, रिवर्स बायस में बढ़ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए पहले ये E है, फॉरवर्ड बायस में ये घटेगा, डिप्लीशन लेयर का विड्थ घटेगा। रिवर्स बायस में इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, डिप्लीशन लेयर का विड्थ भी बढ़ेगा। और करंट क्या होगा? करंट आप यहाँ से देख लीजिए, इक्विलिब्रियम में पहले जब कोई एक्सटर्नल वोल्टेज नहीं था तो इक्विलिब्रियम में नेट करंट 0 था। फॉरवर्ड बायस में नेट करंट जो है वो पी साइड से एन साइड है, पॉजिटिव करंट है। किसके कारण है? डिफ्यूजन के कारण है। रिवर्स बायस में नेट करंट जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन में है, एन साइड से पी साइड में है। किसके कारण है? ड्रिफ्ट के कारण है। देखिए ये जो ब्लू वाला लाइन है ना, वो ड्रिफ्ट करंट को दिखा रहा है, होल ड्रिफ्ट और इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट को। तो इस डायग्राम को अगर आप समझ लीजिएगा, याद करने की भी जरूरत नहीं है, तो इस थियरी पर बेस्ड दुनिया का कोई भी क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सेमीकंडक्टर जंक्शन को ही हमने शॉर्ट में यहाँ ऐसे दिखा दिया है। देखिए होल का डिफ्यूजन लेफ्ट से राइट, डिप्लीशन लेयर ये हो गया, होल का ड्रिफ्ट राइट टू लेफ्ट, इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट पी से एन साइड, और इलेक्ट्रॉन का डिफ्यूजन राइट से लेफ्ट साइड होता है। अब इसी थियरी पर बेस्ड एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन जेई का करते हैं। इन अ पीएन जंक्शन डायोड नॉट कनेक्टेड टू एनी सर्किट, क्या हो जाएगा? देयर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड एट द जंक्शन डायरेक्टेड फ्रॉम द एन साइड टू द पी साइड। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। जंक्शन पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है एन साइड से पी साइड। सी ऑप्शन इज करेक्ट। इफ द टू एंड्स ऑफ अ पीएन जंक्शन आर जॉइंड बाय अ वायर देयर विल नॉट बी अ स्टेडी करंट इन द सर्किट। मैंने बताया था ना कि आप पीएन जंक्शन को अगर आप ज्वाइन करते हैं वायर से तो कोई करंट अपने आप फ्लो नहीं करेगा। तो ये डायोड होता है और उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन सर्किट्स में ऐसे होता है। ये वाला जो साइड होता है ना, इस ट्रायंगल का जो बेस होता है ये होता है पी साइड और ये होता है एन साइड। तो ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डायोड होता है। जब हम लोग इसको फॉरवर्ड बायस करेंगे तो क्या करेंगे? इस पी साइड को पॉजिटिव साइड ऑफ द बैटरी से कनेक्ट कर देंगे और फॉरवर्ड बायस करने में क्या होगा? इधर से इधर लेफ़्ट टू राइट करंट फ्लो करने लगेगा। तो ये फॉरवर्ड बायस में होगा। और इसी
डायोड को अगर मैं रिवर्स बायस कर दूं तो क्या हो जाएगा, ये देखिए ये रिवर्स बायस हो गया। अब रिवर्स बायस में क्या होगा, उल्टे डायरेक्शन में N साइड से P साइड करंट फ्लो करेगा। लेकिन मैंने अभी बताया था कि ये जो करंट है बहुत ही नेग्लिजिबल होता है, माइक्रो एम्पियर्स में होता है। तो हम लोग ये भी अज्यूम कर सकते हैं कि ये जो रिवर्स करंट है, इसका तरह तरह का नाम होता है, मैं आगे दिखाऊंगा, रिवर्स सैचुरेशन करंट भी कहते हैं, ये नेग्लिजिबल है। तो हम लोग ये अज्यूम कर सकते हैं कि अगर किसी डायोड को हमने रिवर्स बायस किया है, मतलब उसके P साइड को, इस साइड को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया है, तो कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है। यानी कि हम लोग ये अज्यूम कर सकते हैं कि एक डायोड में करंट जो है वो P साइड से N साइड इसी डायरेक्शन में फ्लो करेगा, N साइड से P साइड कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। एक्चुअली करंट फ्लो करता है लेकिन वो बहुत कम होता है, माइक्रो एम्पियर में होता है, तो उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो इसी को कहते हैं कि एक जो डायोड होता है ना, उसका यूनिलैटरल कैरेक्टर होता है। यूनिलैटरल मतलब वो एक साइड से ही करंट के फ्लो को अलाउ करता है। और ये देखिए IV डायग्राम मैंने बनाया है। तो जब फॉरवर्ड बायस होगा तो करंट ऐसे होगा, और फॉरवर्ड बायस में क्या करते हैं, ये जो P साइड है उसको पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्ट करते हैं। तो P साइड को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते ही करंट बढ़ने नहीं लगता है, थोड़ा सा टाइम लगता है, 0.6 0.7 वोल्ट तक करंट जीरो ही रहता है। उसके बाद करंट एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करता है, और ये होता है फॉरवर्ड बायस। रिवर्स बायस में क्या होता है, करंट नेग्लिजिबल होता है। देखिए यहाँ पर मिली एम्पियर है, यहाँ पर माइक्रो एम्पियर है, नेग्लिजिबल रहता है। लेकिन एक वोल्टेज होता है कि अगर उससे ज़्यादा आप रिवर्स बायस करेंगे तो करंट बहुत तेज़ी से बढ़ने लगता है। तो ये होता है रिवर्स ब्रेकडाउन, जिसको मैं अभी आगे बताऊंगा। और नेगेटिव साइड में जो करंट है उसको रिवर्स सैचुरेशन करंट भी कहते हैं। और ये जो वोल्टेज है इसको कहते हैं थ्रेशोल्ड वोल्टेज और कट इन वोल्टेज। कट इन वोल्टेज का मतलब ये होता है कि P साइड को कम से कम कितना वोल्टेज दीजिएगा ताकि करंट एक्सपोनेंशियली बढ़ने लगे। तो जर्मेनियम के डायोड में वो 0.2 वोल्ट होता है, सिलिकॉन के डायोड में वो 0.7 या 0.6 वोल्ट होता है। तो ये सिलिकॉन डायोड वाला फिगर थोड़ा सा आप चाहे तो याद भी कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी मैंने देखा है मेंस लेवल के क्वेश्चन में इस चीज़ को नहीं भी देते हैं और इसकी वैल्यू को अज्यूम करना पड़ता है। तो ये वाला फिगर आप याद कर लीजिएगा कि अगर सिलिकॉन डायोड है और अगर क्वेश्चन में लिख दिया है कि सिलिकॉन डायोड है, यानी कि आपको ये वाले वैल्यू को यूज़ करना ही है। तो डायोड में फॉरवर्ड डायरेक्शन में करंट तभी फ्लो करेगा जब ये जो उसका P साइड है उसमें कम से कम 0.7 या 0.2 वोल्ट का फॉरवर्ड बायस आ गया हो। सिर्फ मान लीजिए कि यहाँ पे आपने 0.1 वोल्ट का पॉजिटिव टर्मिनल लगा दिया, तो उससे करंट फ्लो नहीं करेगा, करंट ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल ही रहेगा। तो जो पॉजिटिव बायस है, जो फॉरवर्ड बायस है, सिलिकॉन डायोड में कम से कम 0.7 वोल्ट होना चाहिए। उसके बाद करंट इंक्रीज करेगा और एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करने लगता है विथ रिस्पेक्ट टू वोल्टेज। तो इस वोल्टेज को कहते हैं कट इन वोल्टेज। और एक सेमीकंडक्टर जंक्शन में जो करंट होता है उसका एग्जैक्ट फॉर्मूला ये होता है। IV डायग्राम मैंने देखिए फिर से बनाया है। यहाँ पर मैंने एक कट इन वोल्टेज को बिल्कुल नेग्लेक्ट करके 0 पे ही स्टार्ट कर दिया है, ये थोड़ा सा आगे होना चाहिए। और ये है फॉरवर्ड बायस करंट। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है I डिफ्यूजन। क्यों? क्योंकि फॉरवर्ड बायस में जो करंट फ्लो करता है, अभी मैंने इतनी देर से आपको समझाया ना, फॉरवर्ड बायस में करंट होता है P साइड से N साइड, और वो किस मैकेनिज्म के कारण होता है, वो होता है डिफ्यूजन के कारण। रिवर्स बायस में जो करंट फ्लो करता है, जिसका मैग्नीट्यूड देखिए बहुत ही छोटा है, वो किस मैकेनिज्म के कारण होता है, I जनरेशन लिखा है। वो इसलिए होता है कि कोई इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो गया, तो उस कैरियर के ड्रिफ्ट के कारण जो करंट फ्लो हुआ वो हो गया रिवर्स करंट। तो यहाँ पर I जनरेशन भी लिख सकते हैं, इसको आप I ड्रिफ्ट भी लिख सकते हैं। और ड्रिफ्ट किसका होता है, इलेक्ट्रॉन का या होल का। और ये इलेक्ट्रॉन और होल कहाँ से आते हैं, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेशन से, बिकॉज ऑफ थर्मल एनर्जी। उसके कारण जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स जनरेट हो रहे हैं उसके ड्रिफ्ट के कारण रिवर्स करंट आता है। तो इसलिए यहाँ पर I जनरेशन लिखा हुआ है। अब एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ये क्वेश्चन क्या है, ये मुझे लगता है कि एम्स या AIPMT में कभी पूछा गया था। इन अ PN जंक्शन डायोड चेंज इन टेम्परेचर ड्यू टू हीटिंग क्या करेगा, इट विल अफेक्ट द ओवरऑल VI कैरेक्टरिस्टिक ऑफ PN जंक्शन। क्यों अफेक्ट करेगा, इस चीज़ के कारण। देखिए जैसे ही आप T को चेंज करेंगे ना,
तो ये VI कैरेक्टरिस्टिक थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ये कहना कि डज नॉट अफेक्ट रेजिस्टेंस ऑफ PN जंक्शन गलत है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने से ही तो कैरियर डेंसिटी वगैरह बढ़ती है। अफेक्ट्स ओनली फॉरवर्ड रेजिस्टेंस, ये भी गलत है। अफेक्ट्स ओनली रिवर्स रेजिस्टेंस, ये भी गलत है, क्योंकि ये जो इक्वेशन है ना, ये जो मैंने लिखा है, दिस इज़ ट्रू फॉर ऑल काइंड्स ऑफ बायसेज। ये वाला जो इक्वेशन है ना, मास्टर इक्वेशन है, वैसे इसकी कभी ज़रूरत आपको इस लेवल पे +2 लेवल पे नहीं पड़ेगी, लेकिन ये इक्वेशन फॉरवर्ड बायस के लिए भी ट्रू होता है और रिवर्स बायस के लिए भी ट्रू होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर मेरे हिसाब से डी होना चाहिए। और बच्चों, जब हम लोग एक डायोड का IV ग्राफ बनाते हैं तो कुछ इस तरह का बनता है। तो इस ग्राफ से आप ये भी देख रहे हैं कि I वर्सेस V ग्राफ जो है वो एक स्ट्रेट लाइन नहीं है। जनरली जब आपने DC करंट वाले चैप्टर में I वर्सेस V ग्राफ बनाया होगा तो वहाँ पर आपको स्ट्रेट लाइन दिखा होगा, और वो क्यों होता है? क्योंकि ओम्स लॉ से हम लोग जानते हैं कि V = IR, यानी कि V और I में एक कांस्टेंट रेशियो होता है जो उस सर्किट का रेजिस्टेंस होता है। लेकिन इस ग्राफ में आप देख रहे हैं कि अगर आप V और I का रेशियो लेंगे तो अलग अलग वोल्टेज के लिए अलग अलग है। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर हमें रेजिस्टेंस फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे? रेजिस्टेंस हो जाएगा ΔV चेंज इन वोल्टेज डिवाइडेड बाय चेंज इन करंट ΔI। तो इस रीजन में आप देख रहे हैं कि स्लोप कुछ अलग है, इस रीजन में आप देख रहे हैं कि स्लोप कुछ अलग है, यानी कि इस रीजन में और इस रीजन में, दोनों रीजन में रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट अलग है। यानी कि रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट जो है वो वोल्टेज के साथ चेंज कर रहा है। कैसे चेंज कर रहा है आप ये देखिए। अगर आप इस रीजन की बात करेंगे तो R = ΔV/ΔI करिएगा तो चेंज इन वोल्टेज कितना है? देखिए 2 से 2.1 हुआ, यानी कि 0.1 वोल्ट का वोल्टेज चेंज हुआ। करंट चेंज कितना हो गया? थोड़े से वोल्टेज चेंज में देखिए करंट बहुत ज़्यादा चेंज हो गया। कितना चेंज हुआ? 400 से 800 मिली एम्पियर्स चेंज हो गया, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो डायोड में करंट होता है वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करने लगता है। देख रहे हैं ना, ग्राफ बिल्कुल एक्सपोनेंशियली ऊपर की ओर भाग रहा है। तो इस रीजन में ΔV/ΔI क्या हो जाएगा? 0.1/400, यानी कि 0.25 ओम्स। यानी कि इस रीजन में ये जो डायोड है इसका रेजिस्टेंस बहुत ही कम है। लेकिन अगर आप नीचे इस रीजन में देखेंगे तो यहाँ पर रेजिस्टेंस क्या है? देखिए यहाँ पर रेजिस्टेंस हो जाता है ΔV/ΔI। यहाँ पर चेंज इन वोल्टेज है 0.2 वोल्ट्स, चेंज इन करंट है 5 मिली एम्पियर्स, तो यहाँ पर हो गया 40 ओम। यानी कि इस रीजन में यहाँ पर रेजिस्टेंस है 40 ओम, यहाँ पर रेजिस्टेंस है 0.25 ओम। यानी कि रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है, धीरे धीरे घट रहा है। यानी कि हम लोग कहते हैं कि रेजिस्टेंस जो है वो डायनामिक है, विथ वोल्टेज वैल्यू वो चेंज कर रहा है। और इस तरह के ग्राफ में आपसे अगर पूछा जाए कि बताओ तो बच्चों रेजिस्टेंस क्या होगा, रेजिस्टेंस ऑफ दिस डायोड, तो आप ऐसे निकालिएगा R = ΔV/ΔI। आप डायरेक्टली सिर्फ इस तरह से नहीं कर सकते हैं R = V/I। क्यों नहीं कह सकते हैं? क्योंकि आप देख रहे हैं कि I और V ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन ऐसा कुछ नहीं है। ओमिक रेजिस्टेंस के लिए स्ट्रेट लाइन होता है, और इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप भी कांस्टेंट है। स्लोप कांस्टेंट है, इसका मतलब रेजिस्टेंस कांस्टेंट है। लेकिन डायोड जो होता है वो नॉन ओमिक मटेरियल होता है, इसमें रेजिस्टेंस जो है वो वोल्टेज के साथ चेंज होता है, इसलिए इसको कहते हैं डायनामिक रेजिस्टेंस ऑफ डायोड। एंड दिस इज कॉल्ड डायनामिक बिकॉज रेजिस्टेंस वेरीज विथ ऑपरेटिंग वोल्टेज।